दोस्तों, यह कहानी आज के शहरी ग्रामीण मिश्रित समाज की है, जहां रिश्ते केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि सोच समझ, स्वार्थ, सामाजिक दबाव और छिपी हुई चालों से भी चलते हैं। यह कहानी बताती है कि कैसे सास और बहू एक दूसरे के सामने प्रेम, संस्कार और त्याग का मुखौटा पहनती हैं, लेकिन भीतर ही भीतर एक दूसरे को नियंत्रित करने, नीचा दिखाने और सत्ता अपने हाथ में रखने की शतरंज खेलती हैं। काव्या जब पहली बार शारदा देवी के घर बहू बनकर आई, तो पूरे घर में मिठास घुली हुई थी। शारदा देवी ने मोहल्ले में यह दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि उन्हें कितनी संस्कारी और सुशील बहू मिली है। देखो नेताजी, शारदा देवी मुस्कुराते हुए बोली, आजकल की लड़कियां कहाँ घर संभालना जानती हैं, लेकिन मेरी काव्या तो लक्ष्मी है। काव्या यह सब सुन रही थी। वह समझ रही थी कि यह प्रशंसा नहीं, बल्कि एक अपेक्षाओं का जाल है। पहले दिन से ही शारदा देवी ने रसोई, पूजा, समय और पहनावे के नियम तय कर दिए। काव्या मुस्कुराती रही, लेकिन मन ही मन उसने तय कर लिया, यह घर अब सिर्फ आदेशों से नहीं चलेगा। रात को राहुल ने पूछा, सब ठीक तो है ना काव्या? काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बिल्कुल, बस सीख रही हूँ। शारदा देवी कमरे के बाहर खड़ी यह सब सुन रही थी। उन्हें लगा बहू जरूरत से ज्यादा समझदार है और यही से असली खेल शुरू हो गया। कुछ महीनों में ही काव्या ने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। बाहर से ऐसा लगता था कि सास बहू में गहरी समझ है, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे की सीमाएं परख रही थी। शारदा देवी अक्सर बीमार होने का नाटक करती। आज सिर बहुत दर्द कर रहा है, वे कहती। शायद बहू के हाथ की चाय नहीं सूट कर रही। नीता यह बात पूरे मोहल्ले में फैला देती। काव्या ने भी अपनी चाल चली। वह ऑफिस की मीटिंग्स का हवाला देकर घर के कुछ फैसलों में राहुल को आगे करने लगी। राहुल, मम्मी तुम्हारी बात ज्यादा मानती हैं, वह प्यार से कहती। असल में वह शक्ति संतुलन बदल रही थी। दादी अम्मा यह सब देख रही थी। एक दिन उन्होंने धीमे से कहा, इस घर में अब दो रानियां हैं, सवाल यह है कि सह कौन होगी। एक दिन काव्या ने मायके जाने की इच्छा जताई। शारदा देवी ने तुरंत कहा, इतनी जल्दी लोग क्या कहेंगे कि सास ठीक से नहीं रखती। काव्या ने पहली बार स्पष्ट स्वर में जवाब दिया, लोग तो कुछ भी कहेंगे माँ जी, लेकिन मैं अपनी पहचान खोकर नहीं रह सकती। राहुल चुप रहा। उसकी चुप्पी ने शारदा देवी को चोट दी और काव्या को ताकत। उस रात घर में शांति थी, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी। खेल अब खुले तौर पर नहीं, भावनाओं, समाज और रिश्तों के सहारे खेला जाने लगा था। कहानी आगे के भागों में और गहरी साजिशों, टूटते रिश्तों और आत्मबोध की ओर बढ़ेगी। समय बीतने के साथ काव्या की समझदारी मोहल्ले में चर्चा का विषय बनने लगी। वह न केवल घर संभाल रही थी, बल्कि पड़ोस की महिलाओं की मदद भी करती थी। कोई बीमार हो, कोई कागजी काम, काव्या आगे रहती। यह बात शारदा देवी को भीतर ही भीतर चुभने लगी। बहू को ज्यादा उड़ने की आदत पड़ गई है। शारदा देवी ने नीता से कहा, घर की औरत घर में अच्छी लगती है। नीता को जैसे मौका मिल गया, उसने बातों में मसाला मिलाकर कहना शुरू किया कि काव्या घर से बाहर ज्यादा रहने लगी है, अपने संस्कार
भूल रही है। एक दिन शारदा देवी ने जानबूझकर रिश्तेदारों के सामने कहा, आजकल की बहुएं पढ़ लिख कर समझती हैं कि सास को कुछ नहीं आता। काव्या ने बात समझ ली, लेकिन जवाब नहीं दिया। उसने तय कर लिया, अब चुप्पी नहीं, रणनीति बोलेगी। उसने राहुल के ऑफिस में फैमिली गेट टुगेदर का प्रस्ताव रखा और शारदा देवी को मुख्य अतिथि बनवाया। सबके सामने शारदा देवी की तारीफों के पुल बांधे गए। शारदा देवी मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन उन्हें यह एहसास हो गया, यह बहू सिर्फ घर नहीं, लोगों की सोच भी संभालना जानती है। उस रात दादी अम्मा ने काव्या से कहा, बेटी, इज्जत तलवार की तरह होती है, संभालो तो रक्षा करती है, लहराओ तो खुद कट जाती है। काव्या चुप रही। वह जानती थी यह खेल अब सम्मान और बदनामी की सीमा पर पहुंच चुका है। अब तक राहुल चुप था, वही चुप्पी जिसने घर को भीतर ही भीतर खोखला कर दिया था। ऑफिस की थकान, माँ की अपेक्षाएं और पत्नी की घुटन, तीनों का बोझ हुआ रोज अपने भीतर दबाता रहा। उसे लगता था कि समय सब ठीक कर देगा, लेकिन समय ने उसे ही कटघरे में खड़ा कर दिया। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए राहुल ने देखा कि घर के बाहर कुछ महिलाएं खड़ी थी। नीता की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, आजकल तो बहू ही घर की मालकिन बन बैठी हैं। राहुल के कदम ठिठक गए। वह बिना कुछ कहे घर के अंदर चला गया। अंदर शारदा देवी पूजा कर रही थी। काव्या रसोई में चुपचाप खाना बना रही थी। घर में शांति थी, लेकिन वह शांति अब राहुल को खटक रही थी। खाने की मेज पर शारदा देवी ने धीरे से कहा, राहुल, आजकल तुम्हारी पत्नी बहुत बदल गई है। काव्या ने सिर उठाया, लेकिन कुछ नहीं बोली। राहुल का हाथ प्लेट पर रुक गया। वर्षों से दबा हुआ गुस्सा, अपराध बोध और असमंजस एक साथ फूट पड़ा। बस कीजिए माँ, राहुल पहली बार ऊंची आवाज में बोला। शारदा देवी चौंक गई। हर बात में काव्या को दोष देना बंद कीजिए, और तुम भी। वह काव्या की ओर मुड़ा। हर बार चुप रहकर मुझे बीच में मत धकेला करो। काव्या की आंखें भर आई। मैंने चुप्पी इसलिए चुनी क्योंकि मैं रोज लड़ना नहीं चाहती थी, उसने कहा। राहुल ने गहरी सांस ली। यह घर अखाड़ा बन गया है। मैं बेटे या पति में से किसी एक को चुनने नहीं आया था, मैं सिर्फ शांति चाहता था। शारदा देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन शब्द कठोर। तो अब माँ बोझ लगने लगी है। यही वाक्य आग में घी बन गया। नहीं माँ, राहुल लगभग टूटते हुए बोला, लेकिन आप भी तो बहू को इंसान समझिए। हर चाल, हर ताना सब मुझे दिखता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। दादी अम्मा लाठी के सहारे बाहर आई। आज इस घर में पहली बार सच जोर से बोल गया है। उन्होंने कहा, अब देखना यह है कि इसे सुना भी जाएगा या फिर से दबा दिया जाएगा। राहुल कुर्सी पर बैठ गया। उसका फटना किसी समाधान की शुरुआत थी या एक नए युद्ध की? अब आने वाला समय तय करेगा। राहुल के फटने के बाद घर की दीवारों में जैसे दरारें पड़ गई। कोई खुलकर कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन हर नजर में एक सवाल था, अब आगे क्या? अगली सुबह शारदा देवी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकली। पूजा की थाली सूनी पड़ी थी। यह उनकी खामोश नाराजगी थी, जो शब्दों से कहीं ज्यादा भारी थी। काव्या ने रोज की तरह सब संभाला, लेकिन आज उसके हाथ कांप रहे थे। वह समझ रही थी अब बात सिर्फ तानों की नहीं रही। दोपहर को शारदा देवी ने राहुल को अपने कमरे में बुलवाया। अगर मेरी वजह से इस घर में अशांति है, तो उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, तो तुम अलग हो जाओ, घर बांट दो। राहुल सन्न रह गया। माँ, आप क्या कह रही हैं? मैं बहुत समझदार हूँ, शारदा देवी बोली। आजकल यही चलन है, अलग रहो, चैन से रहो, बहू को भी आजादी मिल जाएगी। यह वाक्य आजादी का नहीं, चुनौती का था। शाम को राहुल ने यह बात काव्या को बताई। काव्या
कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अलग घर समाधान नहीं होता राहुल, लेकिन रोज रोज खुद को तोड़ना भी सही नहीं। राहुल पहली बार समझ पाया कि घर बंटना सिर्फ दीवारों का नहीं होता, रिश्तों का भी होता है। उसी रात खाने की मेज पर शारदा देवी ने सबके सामने बात रख दी। मैं चाहती हूँ कि घर का बंटवारा हो जाए, उन्होंने साफ कहा। हर किसी को उसका हिस्सा और उसकी जिम्मेदारी मिल जाए। नीता की बातें जैसे हवा में तैरने लगी। देखा, मैंने कहा था, काव्या ने संयम से कहा। माँ जी, अगर अलग रहना ही समाधान है तो फैसला गुस्से में नहीं, समझदारी से होना चाहिए। दादी अम्मा ने पहली बार लाठी जमीन पर टिकाई। घर बढ़ते हैं तो दीवारें खड़ी होती हैं, उन्होंने कहा, और दीवारें खड़ी हो तो लौटने के रास्ते बंद हो जाते हैं। सन्नाटा छा गया। राहुल को लगा जैसे उसके हाथ से सब फिसल रहा हो। माँ, पत्नी और घर, जिसे वह हमेशा एक समझता आया था, यह फैसला अभी हुआ नहीं था, लेकिन बीज बोया जा चुका था। अब सवाल यह नहीं था कि घर बटेगा या नहीं, सवाल यह था कि बंटवारे के बाद क्या कुछ बच भी पाएगा। घर बंटने की बात जैसे ही तैसी होने लगी, वैसे ही यह रिश्ते की असली रंग उभरने लगा। अब बातें इशारों में नहीं, कागजों और हिस्सों में होने लगी थी। शारदा देवी ने अलमारी से पुराने दस्तावेज निकाले, जमीन के कागज, घर का नक्शा, गहनों की सूची, सब कुछ अचानक बहुत जरूरी हो गया। उनकी आवाज में अब ममता कम और अधिकार ज्यादा था। यह कमरा मेरा है, उन्होंने नक्शे पर उंगली रखते हुए कहा, और पीछे वाला आंगन भी। काव्या चुपचाप सब देख रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि अब तक संस्कार थे, वे दरअसल सीमाएं तय करने का तरीका थे। राहुल ने वकील से मिलने की बात की। यह सुनते ही शारदा देवी का चेहरा सख्त हो गया। तो अब कागज मुझे सिखाएंगे कि मैं इस घर की क्या हूँ, उन्होंने ताना मारा। नीता, कुछ और रिश्तेदार अचानक बहुत हमदर्द हो गए। कोई शारदा देवी के पक्ष में था, कोई काव्या को समझदार बता रहा था, लेकिन सबकी नजर अपने अपने फायदे पर टिकी थी। एक दोपहर दादी अम्मा ने काव्या को पास बुलवाया। बेटी, उन्होंने कहा, बंटवारे में घर नहीं, लोग तोलते हैं। ध्यान रखना, तू अपने हिस्से से ज्यादा अपनी पहचान बचाए। उसी शाम शारदा देवी ने पहली बार खुलकर कहा, तुम्हें यह घर चाहिए था ना, अब मिल जाएगा। काव्या ने शांत स्वर में जवाब दिया, माँ जी, मुझे घर नहीं चाहिए था, मुझे सम्मान चाहिए था। यह सुनकर राहुल की आंखें भर आई। उसे समझ आया कि दोनों औरतें एक दूसरे से नहीं, बल्कि अपनी अपनी हार से लड़ रही थी। बंटवारे की तैयारी ने साफ कर दिया था। यह लड़ाई सास बना बहू की नहीं रही, यह लड़ाई थी अधिकार बना अपनापन की। और इस लड़ाई में अब नकाब उतर चुके थे। कागजों की आवाज कभी इतनी भारी लग रही थी। वकील की मेज पर फैली फाइलें जैसे हर रिश्ते का वजन तौल रही थी। तारीख तय हुई, दस्तखत होने लगे थे। अब यह घर यादों का नहीं, हिस्सा का मामला बन चुका था। शारदा देवी सख्त चेहरों के साथ बैठी थी, लेकिन उनकी उंगलियां कांप रही थी। हर दस्तखत के साथ उन्हें लग रहा था जैसे कोई धागा टूट रहा हो, वह धागा जिसे उन्होंने वर्षों से अधिकार और ममता में बांधा था। राहुल चुप था, वही चुप्पी जिसने इस कहानी को यहाँ तक पहुँचाया। जब वकील ने कहा, बस आखिरी साइन, तो राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दस्तखत कर दिए, लेकिन उन्होंने मन नहीं कहीं पीछे छूट गया। काव्या ने कागजों को ध्यान से पढ़ा। उसने बिना हड़बड़ी के हस्ताक्षर किए। उसके चेहरे पर ना जीत थी, ना हार, सिर्फ थकान। उसे समझ आ गया था कि कानूनी जीत भी कभी कभी भावनात्मक हार बन जाती है। घर लौटी तो दीवारें अलग अलग हिस्सों में बढ़ चुकी थी। रसोई अब दो थी, आंगन की रेखा खींच चुकी थी, लेकिन सबसे गहरी रेखा दिलों के बीच खींच गई थी। शारदा देवी ने पहली बार धीमी आवाज में कहा, शायद मैंने बहू नहीं, अपना डर बचाने की कोशिश की। काव्या ने जवाब नहीं दिया। कुछ जवाब देर से नहीं, कभी दिए जाते, कभी नहीं दिए जाते। दादी अम्मा ने
दोनों को देखा और कहा, कानून घर बांट सकता है पर रिश्तों का हिसाब नहीं रखता। उसका खामियाजा उम्र भर चुकाना पड़ता है। राहुल उस रात खाली कमरे में बैठा रहा। उसके पास अब दो हिस्से थे, एक माँ का, एक पत्नी का, लेकिन बीच में वह खुद कहीं नहीं था। सुबह काव्या ने अलग हिस्से में चाय बनाई, शारदा देवी ने अपने हिस्से में। दोनों ने एक दूसरे को आवाज नहीं दी। यही इस कहानी का अंत था। ना कोई विजेता, ना कोई पराजित, सिर्फ एक घर तो कानून से बट गया और कुछ रिश्ते जो कभी जुड़ ही नहीं